571 पेजेस की ये एबीएम की फाइल है, एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट सीआईबी से रिलेटेड अगर तैयारी करें तो डेफिनेटली ये दो फाइल्स आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिसमें एबीएम एंड बीएफएम दोनों कवर्ड हैं। बीएफएम की फाइल में 800 पेजेस हैं और इस एबीएम की फाइल में आपको 571 पेजेस मिल जाएंगे। एंड इसमें चारों मॉड्यूल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलोंग विद द प्रॉपर कंसेप्ट उनको कवर किया गया है। एंड हम इससे रिलेटेड कुछ एक टॉपिक्स को कवर भी करने वाले हैं, सो आपको आइडिया हो जाएगा। एंड अगर आपको ये फाइल चाहिए तो अभी के अभी आपको लिखना है एबीएम क्रैश कोर्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207, या सिंपली ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको वहां पर भी ये फाइल मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई चार्जेस नहीं, और इसके साथ आपको बहुत से और चैप्टर्स की फाइल्स वहां पर मिल जाएंगी, वन लाइनर फाइल्स, पीडीएफ क्वेश्चन फाइल्स एंड फॉर द कंसेप्चुअल फाइल्स, सब फाइल्स आपको वहां पर मिलने वाली है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर द जो सबसे पहली चीज हम कवर करने वाले दैट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स हमें डाटा को सही तरीके से हैंडल करना समझाता है। सो अगर मैं डाटा की बात कर रहा हूं तो मैं अगर उसको सही तरीके से हैंडल कर सकता हूं तो वो किसका काम है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। यानी कि जैसे हम डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज अ मेन पर्पस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। मान लो कि बैंक को ये पता करना है कि उसकी ब्रांच में एक महीने में कितने कस्टमर्स आए, तो सिर्फ नंबर्स को कलेक्ट कर लोगे वो तो सफिशिएंट नहीं है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स ये बताएगा कि डाटा को किस प्रॉपर मेथड से आपने कलेक्ट करना है, कलेक्टेड डाटा को कैटेगराइज कैसे करना है, टैबुलेशन कैसे करनी है, और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, सुटेबल तरीके में उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि डाटा को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाए। अब अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं कि 5 दिनों में मेरे पास 100 कस्टमर्स आए, 120 कस्टमर्स आए, 90 कस्टमर्स आए, तो ये सिर्फ रॉ डाटा है। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप प्रॉपर्ली इसको अरेंज कर सकते हो, इससे यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि उसको प्रॉपर्ली डाटा को रिप्रेजेंट करना, उसका कैटेगराइजेशन करना, that is said to be the statistics. And now the next one is related to population. अब population is like जो पूरा का पूरा सेट होता है। Let's say आपके पास मैं बात करूं एक स्कूल से रिलेटेड, तो वहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स होंगे, दैट्स अ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्कूल। ठीक है, अब उसमें मैं एक पर्टिकुलर लेट्स से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो वो 10 स्टूडेंट्स बन जाएंगे सैंपल। तो पॉपुलेशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में किसी स्टडी या रिसर्च के लिए जो पूरे के पूरे ग्रुप या फिर आप ऑब्जर्वेशंस को लेते हो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो मान लो अगर बैंक में 5000 टोटल इंप्लॉइज हैं, तो टोटल 5000 इंप्लॉइज जो है दैट इज अ पॉपुलेशन। एंड अगर मान लो उसमें से मैं 50 इंप्लॉइज को स्टडी करता हूं तो दैट विल बिकम द सैंपल। एंड पॉपुलेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ, याद रखिएगा। फिर बात आती है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डाटा को आप किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज कर दो। जैसे मान लो मैं किसी नेचर के बेस के ऊपर या उनके जेंडर के बेस के ऊपर उनको क्लासिफाई कर दूं, तो दैट इज सेड टू बी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन होती है या तो होती है वन वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि मैं एक तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूं, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर आई एम क्लासिफाइंग द पार्ट्स। एंड इसी तरह से होता है टू वे क्लासिफिकेशन। अब टू वे क्लासिफिकेशन क्या होता है कि मैं मल्टीपल दो चीजें जो है उनको एक साथ कंसीडर कर रहा हूं। लेट से मैं इंप्लॉइज को क्लासिफाई कर रहा हूं, तो मैं उनका जेंडर भी कंसीडर कर रहा हूं एंड फर्दर उनका डिपार्टमेंट भी कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो वो होती है टू वे क्लासिफिकेशन। देन इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये चीज कितनी बार रिपीट हुई है। तो मान लो कि अगर मुझे दिया गया है 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट? तो यहां पर लेट से मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50 सब एक बार आया। अब मैंने इसमें नंबर ऐड कर दिए 20 एंड 10 एंड 20 अगेन। अब 20 कितनी बार आया? नाउ द 20 इज रिपीटिंग इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, तो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। एंड इफ आई से कि 10 जो है यहां पर 2 टाइम्स आए, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। एंड इसी तरह से अगर 40 को देखें तो 40 की फ्रीक्वेंसी जो है दैट्स इक्वल टू 1। तो इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है कि इस नंबर की पर्टिकुलरली अकरेंसेस कितनी है, उसके बारे में आपको पता लगता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन तो आप जानते ही हो। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे लेट से मेरे पास ये नंबर्स ही हैं 2, 5, 3, 4, राइट? तो अगर मैं सिंपली इनको ऐड ऑन कर दूं 2 + 5 + 3 + 4,
एंड नंबर ऑफ जो टर्म्स है यहाँ पर 4 है तो उनसे डिवाइड कर दूं, दैट विल बी इक्वल टू योर अर्थमेटिक मीन। ये आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन भी इसी तरह का एक एवरेज है। जैसे अर्थमेटिक मीन एक एवरेज है ना, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी एक एवरेज होता है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट को लेते हैं। प्रोडक्ट्स के क्या लेते हैं हम? प्रोडक्ट को लेते हैं। लेट्स से इफ आई टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास 4 एंड 9 है, एंड 4 एंड 9 का मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, मैं सिर्फ 2 ले रहा हूं ताकि आसानी से आपको समझा पाऊं। तो इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 9। 4 इंटू 9 क्या हो गया? 36 हो गया। एंड अंडर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट लिया, अंडर रूट लिया। ठीक है, क्यों अंडर रूट लिया? क्योंकि 2 टर्म्स है। वट इफ अगर मेरे पास 3 टर्म्स होती, 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट? मेरे पास 3 टर्म्स है, 3 3 3, राइट? अब उसका मैंने क्या लिया? क्यूब रूट लूंगा मैं। आई विल बी टेकिंग द क्यूब रूट। तो जितनी टर्म्स होती हैं उतना रूट आपको लेना होता है। सो अगर आपके पास 7 टर्म्स होती तो 7 रूट लेते, राइट? तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये तो निकालिया, अर्थमेटिक मीन में तो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, राइट? वो तो क्लियर हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन भी एक तरह का एवरेज है, लेकिन हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? तो जहां पर वैल्यूज पीरियड आपकी कंपाउंड होती है, जैसे मान लो कि ग्रोथ रिलेटेड डाटा हो या कंपाउंडेड रिटर्न हो, तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन भी पता लग गया आपको, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी पता लग गया। नाउ आफ्टर दैट इट्स अबाउट मोड। व्हाट इज मोड? मोड क्या होता है? देखो, मोड किसी डाटा सेट की वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होती है। अब मान लो कि आई बी सेइंग मेरे पास टर्म्स हैं 10 15 20 25 10 5 10 एंड 20 एंड 25 एंड 10। अब ये जो पूरा का पूरा डाटा सेट मैंने यहां पर आपके लिए बनाया है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी 10 की कितनी है? 10 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। अच्छा, 15 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 की फ्रीक्वेंसी 2 है, राइट? एंड 25 की भी फ्रीक्वेंसी 2 है। यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की है? 10 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सो दैट विल बी द मोड। इसलिए मोड क्या होगा? मोड विल बी द 10, क्योंकि 10 सबसे ज्यादा बार आया है। सिंपल एज दैट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो वैल्यू होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द मोड। उसको मोड कहते हैं। क्लियर? अब पूरा का पूरा सीआईबी का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, एंड आपको एक बहुत अमेजिंग ऑफर मिल रहा है, दैट इज अ तिरंगा। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ऑफर है ये, जिसमें फ्लैट 40% ऑफ आपको मिल रहा है। तो अभी कभी एनरोल कर लो, इसमें आपको पांचों पेपर्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। एंड इफ यू प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश, तो दैट इज आल्सो अवेलेबल। इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो अवेलेबल, यू कैन एनरोल टू दैट आल्सो, राइट? तो इसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, केस स्टडीज, और साथ के साथ पीडीएफ नोट्स जो प्रिंटेबल रहेंगे। तो आपको और कुछ भी नहीं करना, जस्ट इनको गो थ्रू कर लेना। वो भी 75% सिलेबस, पूरा सिलेबस करने की भी जरूरत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। एनरोल करना कैसे है? आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है इस पर्टिकुलर लिंक से, एंड इफ iOS यूजर, it will be asking you for the ORG code, that is GEGKT, and start your preparations right away. चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट का मतलब होता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है? यू आर हैविंग द सैंपल डाटा। तो मैंने आपको क्या बताया था? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ, एंड व्हेन इट्स अबाउट द सैंपल, और जब हम सैंपल की बात करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के पास, राइट? तो यानी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है सैंपल में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ। अब एस्टिमेट का मतलब होता है कि आपके पास कोई सैंपल डाटा अवेलेबल है, और आप उस सैंपल डाटा की हेल्प से पॉपुलेशन के किसी अननोन वैल्यू या पैरामीटर का अंदाजा लगाना चाहते हो। तो जब हम पॉपुलेशन का मीन जानना चाहते हैं, राइट? जैसे मान लो कि आई एम गोइंग टू टेल, मैं म्यू के बारे में जानना चाहता हूं, या फिर मैं और कोई पैरामीटर, बिकॉज पॉपुलेशन से जुड़े हुए जो चीजें होती है उनको हम कहते हैं पैरामीटर, एंड जो सैंपल से जुड़ी चीज होती है उनको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, राइट? सो इट्स लाइक कि मेरे पास ये अवेलेबल है, क्या मेरे पास अवेलेबल है? सैंपल डाटा। और इस सैंपल डाटा से आई एम गोइंग टू जज अबाउट द पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स है उनके बारे में, उनका एस्टिमेट निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो उसको क्या कहता है? वी से टू बी एस्टिमेट। और एस्टिमेट भी दो तरह का होता है। अब दो तरह का एस्टिमेट कौन सा है? एक मेरे पास होता है पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट में एक सिंगल वैल्यू दी जाएगी, एक सिंगल वैल्यू। लेट से मैं ये बोलूं कि जो सैंपल है ना, इनका परसेंटेज, उससे बोलूं कि 80% मार्क्स आएंगे, तो ये 80% सिंगल वैल्यू, या तो सही होगा या नहीं होगा। अगर 80.1 भी हो गया तो वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा एस्टिमेट 80 का है। और दूसरा होता है इंटरवल एस्टिमेट। अब इंटरवल एस्टिमेट में व्हाट वी डू, हम एक इंटरवल पोज करते हैं। लेट्स से मैंने वैल्यू दे दी कि मार्क्स जो है वो 78 से 83% के बीच में आएंगे।
तो जो भी वैल्यू इनके बीच में आएगी, इट्स काइंड ऑफ रेंज व्हिच आई एम गिविंग, राइट? तो वो मैंने इंटरवल दे दिया, राइट? तो जब मैं रेंज ऑफ वैल्यूज को दे रहा हूं तो वो इंटरवल एस्टिमेट हो गया। क्लियर? सो दैट्स द केस। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो ये पहले चैप्टर से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को कुछ कवर किया। नाउ द नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू कवर, इट्स अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक्स, यानी कि सैम्पलिंग जो आप करते हो उसके बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि सैंपल क्या है। अब जब मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा या ग्रुप ऑफ यूनिट्स को लेता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैंपल। क्यों? अब क्योंकि मैं इस सैंपल की मदद से पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। अब जैसे मान लो कि 10 लाख लोग हैं एक स्टेट में, या मैं अब उन 10 लाख लोगों से तो नहीं मिल सकता, तो व्हाट आई बी डूइंग, अगर मुझे जानना है कि लोगों में किस चीज की जरूरत है, क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं है, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है या एवरेज वैल्यू के बारे में जानना है, तो आई बी सिलेक्टिंग अ बंच ऑफ पर्संस। लेट्स से मैंने 10,000 लोग सिलेक्ट किए 10 लाख में से। अब 10,000 के ऊपर मैं स्टडी कर सकता हूँ, वो आसान है। दैट्स बेसिकली व्हाई कि हम सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉस्टली भी होता है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट भी है। तो इसलिए पॉपुलेशन में से हम कुछ एक यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उन्हीं सिलेक्टेड यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? वी से देम टू बी सैंपलिंग। ठीक है? तो दैट्स द केस। अब सैंपलिंग के जो नंबर होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल एन। हम उसको स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर विद इट? अब इसका मेन पर्पस यही होता है कि हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को नहीं देखना, वी आर टू गो विद इट। सो इट्स काइंड ऑफ द सिंपल पार्ट। अब उसके बाद बात आती है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अब देखो ये सैंपलिंग मेथड्स है, अलग अलग सैंपलिंग मेथड्स होते हैं। अब जैसे एक तो रैंडम सैंपलिंग होती है, एक होती है प्रेडिक्टेड सैंपलिंग जिसमें आपको पता है कि आप कैसे सैंपलिंग कर रहे हो, और एक है रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि हर आइटम को सैंपल में सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। मान लो कि बैंक में है टोटल 1000 एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉयज हैं? 1000 एम्प्लॉय। और आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? मेरे को एक सैंपल लेना है इसमें से n इक्वल टू 100, यानी कि मेरे पास जो कैपिटल N है दैट इज इक्वल टू 1000। अब उसमें से सैंपल निकालना है मैंने 100 का। अब मैंने ऐसे सिलेक्शन लगाया कि हर एक इंप्लॉय को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिल जाए और किसी भी इंप्लॉय को प्रेफरेंस ना मिले। सिलेक्शन जो है वो प्योरली रैंडम भी हो, तो मैं उसको क्या कहूंगा? आई विल बी सेइंग इट टू बी द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो मेन पॉइंट क्या है कि आप सभी जो आपके पॉपुलेशन के पर्संस हैं या जो भी क्राइटेरिया है, सभी पर्संस हैं, उनको आप सेम मेथड के थ्रू बेसिकली एक सेम चांस प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। क्लस्टर सैंपलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो गया, बहुत बार। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी सैंपलिंग का ही एक पार्ट है। अब उसमें क्या करते हैं कि हम पॉपुलेशन, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है, उसको एज इट इज नहीं रखते। हम उनको क्या करते हैं? हम उनको स्ट्रेटास में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रेटास आर बेसिकली द होमोजेनस ग्रुप। तो स्ट्रेटास क्या होते हैं? स्ट्रेटास होते हैं होमोजेनस ग्रुप्स। हम उसमें बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं और इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? वी से देम टू बी स्ट्राटा। अब हर एक स्ट्राटम में हम सैंपल को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि बैंक के एम्प्लॉइज हैं, तो हमने पहले डिवाइड कर लिया क्लरिकल स्टाफ, ऑफिसर स्टाफ, मैनेजर्स। ठीक है, हमने वो डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम क्लरिकल में से, लेट्स से मेरे पास वैल्यू है 5000 एम्प्लॉयज की, राइट? और मेरे पास जो मैनेजर्स की वैल्यू है, ऑफिसर्स की वैल्यू है, वो है 10,000 की। मैनेजर्स की वैल्यू जो है वो 2,000 की। अब मैं प्रोपोर्शनेटली इनमें से सिलेक्ट कर लूंगा। लेट्स से मुझे 1000 पर्सन चाहिए थे, तो मैं प्रोपोर्शनेटली इनमें से सिलेक्ट कर लूंगा वेटेज के हिसाब से, ताकि इक्वल इक्वल पार्ट वहां से आ जाए, राइट? सो मैं इस तरह से सिलेक्शन कर लूंगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो ध्यान रखना, जब पॉपुलेशन को हम होमोजेनस ग्रुप्स में बना दें तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटा कहते हैं। और हर एक स्ट्रेटम से हम क्या करते हैं? सैंपलिंग को पिक करते हैं। दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब उसके बाद वही जो चीज मैंने आपको बताई थी, दैट्स अ वेरी सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स द क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि वी आर हैविंग द हेटेरोजेनस ग्रुप्स। लेट्स से आपके पास एक सिटी मैप है, आप सिटी मैप को ऐसे डिवाइड कर लेते हो, राइट? अब हर एक पार्ट के अंदर, लेट्स से हर एक कॉलोनी के अंदर आपके पास बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, एंड फर्दर और डिफरेंट एज के ग्रुप पर्संस भी हैं। अब उनकी आदतें आपस में मिलती जुलती नहीं है। तो इन केस ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, आपके पास होमोजेनस ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्लरिकल का एक ग्रुप बन गया, अब वो होमोजेनस है। कैसे? अब उनकी आदतें, उनकी नेचर, उनका वर्क क्राइटेरिया, उनके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू वन सिंपल क्लास, राइट? लेकिन अब मैं जब सिटी की बात कर रहा हूं, तो इनसाइड अ पर्टिकुलर यहां पर जो एक क्लस्टर सा बना है, ये बॉक्स देख रहे हो, दिस इज बेसिकली क्लस्टर। तो ये क्लस्टर जो बना है, अब इसमें जो अलग अलग पर्सन हैं,
उनकी नेचर, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके जेंडर, उनका बेसिकली कैरेक्टर्स, वो सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? तो यानी कि इनसाइड द पर्टिकुलर क्लस्टर आपके पास चीजें मिलती जुलती नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं। सेम वे में अगर मैं बैंक के बेस पे कंटिन्यू करूं तो मैं ब्रांचेस को कंसीडर कर सकता हूं। अब हर एक ब्रांच में ऑफिसर भी है, क्लर्क भी है, तो मैंने उनकी कैटेगराइजेशन नहीं करी, राइट? तो उनके अंदर तो डिफरेंशिएशन है, लेकिन अगर मैं डिफरेंट ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूं, लेट्स से ए ब्रांच को बी ब्रांच के साथ कंपेयर करूं, तो कहीं ना कहीं तो उनके बीच में होमोजेनिटी एग्जिस्ट करेगी। सो इनसाइड देम इज हेट्रोजेनिटी, लेकिन आउटसाइड देम जब हम दूसरे क्लस्टर्स के उनके साथ उनको कंपेयर करते हैं तो हेट्रो वो होमोजेनिटी होती है, राइट? सो उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। अब मैंने डिफरेंट क्लस्टर्स बना लिए, अब इसमें से मैं सिलेक्शन करूंगा, बिकॉज इनसाइड द क्लस्टर द हेट्रोजेनिटी इज देयर, लेकिन बाद में वो होमोजेनस है, तो दैट्स द केस। अब जब पॉपुलेशन को मैं ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड कर लूं और फिर मैं कुछ एक क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लूं, दैट विल बी बेसिकली, उसको हम क्लस्टर सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। अब अगली ये जो थ्योरम है ना, दैट इज सीएलटी, दैट इज अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं आपको सिंपल वे में ये बताऊंगा, ठीक है? जैसे मान लो कि सैंपल साइज आपके पास इंक्रीज हो गया। सैंपल साइज का मतलब क्या होता है, लेट्स से आपके पास पहले पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन लेट्स से आपके पास है 10 लाख, 10 लाख इज द पॉपुलेशन, राइट? अब उसमें से पहले आपने सैंपल लिया 10,000 का, अब आपने सैंपल साइज तो काफी बढ़ा दिया हुआ है, या लेट्स से पहले आपके पास सैंपल था 100 का, अब 100 से आपने सैंपल बढ़ाया 200 एंड 300 एंड 400। अब जैसे जैसे आप सैंपल का साइज इंक्रीज करते जाओगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती जाएगी। अब आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा बट आई ट्राई टू से, बिकॉज मैंने अभी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन ही नहीं करा, राइट? तो होता क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है, राइट? तो यहां पर अगर मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मेरा एवरेज कहीं यहां पर आ रहा है, लेट्स से दिस इज एवरेज, ये मेरी एवरेज वैल्यू है, और जो मेरी पीक है दैट इज बेसिकली डिविडेड फ्रॉम द एवरेज, वो एवरेज से अलग, वो मेरी एवरेज से अलग है। सो आई वोंट काउंट इट टू बी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल नहीं कह सकता, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जहां पर जो कर्व है दैट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन, ठीक है? यानी कि अगर मैं कर्व को कुछ इस तरह से बनाऊं, लेट्स से मैं कर्व को बनाता हूं कुछ इस तरह से, ये अराउंड द मीन ये सिमेट्रिक हो जाए, अराउंड द मीन ये मीन वैल्यू है, यानी कि ये वाला कर्व का पार्ट जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू दिस वाला पार्ट, तो उसको मैं कहूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस केस में क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, देयर इज सम स्क्यूनेस व्हिच इज एग्जिस्टिंग, बिकॉज वो मैच नहीं कर रहा, कुछ एक वैल्यू इधर उधर जा रही है। राइट साइड पर जो ग्राफ है वो ज्यादा है, लेफ्ट साइड पर जो ग्राफ है वो कम है, ठीक है? तो वो हम बाद में समझेंगे, उनको क्यूटोसिस या फिर क्या क्या कहते हैं उनके बारे में भी समझेंगे हम, ठीक है? बट द पॉइंट इज कि अभी के लिए हम ये समझते हैं कि जो मेरा ग्राफ है दैट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन पॉइंट ये कहा गया है कि इन केस व्हेन इवन यू आर हैविंग द फाइनाइट पॉपुलेशन, जब आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि आपके पास न्यूमेरिकल जो वैल्यू है दैट इज काउंटेबल। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 10 लाख मेरे पास यहाँ पर इंप्लॉइज हैं, तो उनमें से लेट से मैं अपना सैंपल साइज जब इंक्रीज करता हूं, पहले मेरे पास सैंपल था लेट से 20 का, फिर मैंने 25 का कर दिया एंड मैं उनको बढ़ाता रहा, तो जैसे जैसे मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करता जाऊंगा, स्टिल इट्स गोइंग टू बी हैविंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इवन अगर पॉपुलेशन मेरे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी तो भी। तो अगर इवन पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी थी, स्टिल अगर मैं सैंपल ले रहा हूं और उस सैंपल का सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा हूं, तो जब मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा दैट विल बेसिकली बिकमिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती जाएगी। क्लियर? तो मान लो किसी बैंक के जो इंप्लॉइज हैं, मैं उनकी सैलरीज की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो परफेक्टली नॉर्मल नहीं है, लेट्स से मैं किसी बैंक के एम्प्लॉयज का पॉपुलेशन से हिसाब से बना रहा हूं, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। अब लेकिन जब मैं सैंपल इससे पिक करूंगा और सैंपल का साइज इंक्रीज करता जाऊंगा, मैं बार बार सैंपल ले रहा हूं, लेट्स से मैंने 30 इंप्लॉयज का सैंपल लिया, राइट? अब ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है वो बता रहा हूं आपको। मैंने ये सैंपल लिया 30 इंप्लॉयज का, अब मैं अलग अलग 30 का केस लेते जा रहा हूं, जैसे पहले कोई 30 इंप्लॉयज सेलेक्ट कर लिए, फिर कोई 30 इंप्लॉयज सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? कोई एक भी चेंज कर दिया बीच में से, तो मैंने अलग अलग सैंपल बनाए। तो कितने सैंपल्स बन सकते हैं, कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है? तो जब मैं उनकी मीन वैल्यू को निकालूंगा, जैसे मैंने पूरे पॉपुलेशन की पहले एवरेज वैल्यू निकाली, वो आ रही थी लेट से 78,000 की एवरेज वैल्यू आ रही थी, वो 78,000 एवरेज वैल्यू आ रही थी। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लिए, 30 के कॉम्बिनेशन के साथ सैंपल लिए, अब वहां पर मैं उनका सैंपलिंग का जो मीन है वो निकाल रहा हूं,
एंड जब मैंने उनको प्लॉट के ऊपर डिफाइन करूंगा, इवन दो मेरी पॉपुलेशन मेरी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्टिल जो मेरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी ना, वो मेरी नॉर्मलाइज्ड आएगी। दिस इज व्हाट दिस इज सीएलटी। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू बी द सीएलटी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसी का नाम। क्लियर? क्लियर हो जाएगा पार्ट, तभी आगे बढ़ना। कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फर्दर अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं आपको बता दूं, इफ द सैंपल साइज यानी कि स्मॉल एन इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, सैंपल एन इज इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेशन में हम यूज कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए स्मॉल एन इज इक्वल टू 30, यानी कि सैंपल का साइज कम से कम 30 है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, राइट? एंड अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, वहां से आप सैंपल साइज कम ले रहे हो, तो भी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट द व्हाट इज सेंसस, सैंपल, स्ट्रैटा, क्लस्टर्स, रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब ये सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। सेंसस क्या होता है, सैंपल क्या है, स्ट्रैटा क्या है, क्लस्टर्स क्या है, सभी पार्ट्स को मैंने वैसे हल्का हल्का सा आपको आइडिया दे दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड दीज आल्सो। इनको भी समझते हैं। सबसे पहले ना आपको मतलब समझाता हूं मैं रिलेटेड टू सेंसस की सेंसस क्या होता है। देखो, सेंसस का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के हर एक सिंगल एलिमेंट को एग्जामिन करना, उसको मेजर करना। लेट्स से हम किसी बैंक के सभी 10,000 एम्प्लॉइज हैं, उनको सभी का सर्वे कर रहे हैं, दैट वुड बी सेड टू बी सेंसस। जैसे हम अभी जनगणना करें ना, वी से टू बी सेंसस। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहा हूं, दैट इज अ सेंसस। ठीक है? एंड सैंपल क्या होता है? सैंपल इज लाइक पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा, दैट्स सैंपल। एंड स्ट्रेटा क्या होता है? अब स्ट्रेटा के अंदर होमोजेनिटी होती है, बाहर हेट्रोजेनिटी होती है। क्लस्टर के अंदर हेट्रोजेनिटी होती है, बाहर होमोजेनिटी होती है। क्लियर? ये पार्ट्स क्लियर हो गए? ठीक है। अब रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? लाइक जहां पर रैंडमनेस है, यानी कि अगर मैंने सिलेक्ट करा तो सभी को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस जब मिलेगा, दैट इज सेड टू बी द रैंडम सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। लेकिन सिर्फ बहुत सिंपल रैंडम सैंपलिंग थी जो हमने पढ़ा था। अब इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इवन जो स्ट्रेटास है वो भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, क्लस्टर्स है वो भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। एंड इवन जो एक होती है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, वन इट इज रिलेटेड टू सिस्टमैटिक है बट रैंडम है। जैसे लेट्स से अब यहां पर सिस्टमैटिक के केस में एक सिस्टम बना दिया, मेरे पास 1 लाख एम्प्लॉयज है। कितने? 1 लाख एम्प्लॉयज। एंड मैं हर एक 9th एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर, मैंने एक मेथड निकाला, रैंडम डिजिट निकाला 1 to 9 के बीच में, एंड उसमें आ गया 9, तो मैं हर एक 9th एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूंगा। अब उसमें रेंडमनेस तो है कि 9th में कौन सा एम्प्लॉय आता है, लेकिन द पॉइंट इज कि पहले 8 एम्प्लॉयज को कभी चांस ही नहीं मिलेगा। ठीक है? वो भी तो है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं इसको हम, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग भी कह देते हैं। क्लियर? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। इट सेज व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। तो ये ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द पार्ट। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी कवर हो गया, सिस्टमैटिक सैंपलिंग मैंने आपको अभी बता दिया, क्लस्टर सैंपलिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड नाउ इट्स अबाउट द जजमेंट सैंपल। इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू जजमेंट सैंपल। अब नाम से पता लग रहा है कि जजमेंट सैंपलिंग के केस में, क्योंकि एक तो होगी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जहां पर सब कुछ चीजें जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, राइट, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। एंड एक टाइप होती है जजमेंट सैंपल। जजमेंट किसके बेस पर होगी? जजमेंट होगी आपकी प्रेफरेंस के बेस पर, यानी कि जो रिसर्चर है उसकी प्रेफरेंस होगी, कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ पर्सनल नॉलेज होएगा, एक्सपीरियंस होएगा, एक्सपर्टीज होएगा। अब वो उसके हिसाब से सिलेक्ट करेगा। जैसे मान लो कि बैंक को ये जानना है कि हाई वैल्यू कॉर्पोरेट लॉन्स में कौन कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अब रिसर्चर रैंडमली सभी इंप्लॉइज को सिलेक्ट करने की जगह पर ऐसे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करेगा जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते, जो एक्सपीरियंस्ड है, लार्ज लोन अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। तो वो जजमेंट सैंपलिंग है, क्योंकि आपने रिसर्चर्स ने पहले एक्सपर्ट जजमेंट से आपने राय ले रहे हो, राइट? सो दैट्स साइड टू बी द जजमेंट सैंपलिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट्स रिलेटेड टू सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है? जैसे मैंने एक सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास टोटल, मैंने आपको एक इसके रिलेटेड एग्जांपल भी दी थी, जैसे 10,000 एम्प्लॉइज हैं और मेरे पास स्मॉल एन मैंने सिलेक्ट किया है 30, राइट? स्मॉल एन यानी कि सैंपल साइज मैंने सिलेक्ट किया 30। तो मैं 30 के कॉम्बिनेशन में कितने ग्रुप्स बना लेता? लेट्स से पहले मैंने 30 एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिए, फिर कोई और 30 एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिए, और हर एक का मैं निकालता हूं स्टैटिस्टिक मीन। मैंने इनका मीन निकाला, फॉर ईच एंड सिंगल वैल्यू आई एम कैलकुलेटिंग द मीन। तो जब मैं इनको ड्रॉ करूंगा ना, अब मेरे पास x बार 1 आ गया, x बार 2 आ गया, x बार 3 आ गया, एंड सो ऑन। कितने कॉम्बिनेशन? आई कैन बी हैविंग सो मच कॉम्बिनेशंस हियर, राइट? तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? दैट विल बी अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैंने इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया ना, तो दैट विल बेसिकली अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? एंड जब मेरे पास सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, तो इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, बल्कि आप क्या करते हो, स्टैटिस्टिक की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि इंडिविजुअल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपके इंडिविजुअल जो सैंपल पॉइंट्स आप उनको ड्रॉ कर रहे हो, नो, जो सैंपल की स्टैटिस्टिक है, जैसे मैंने मीन निकाला, तो मीन इज व्हाट, मीन इज द स्टैटिस्टिक ऑफ द सैंपल। पॉपुलेशन के केस में उसको पैरामीटर कहते हैं, सैंपल के केस में उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो मैंने स्टैटिस्टिक जो निकाला मीन, ठीक है, मैं उसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ओवर द पर्टिकुलर ग्राफ, राइट। तो इस चीज का ध्यान रख। अब स्टैटिस्टिक क्या हो सकता है, स्टैटिस्टिक कुड बी द सैंपल मीन, इट कुड बी द सैंपल वेरिएंस, इट कुड बी द प्रोपोर्शन, और इट कुड बी द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो कोई भी वो चीज हो सकती है, दैट्स द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसको जब हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वी से टू बी द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फर्दर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सैंपलिंग एरर से रिलेटेड। ये चीजें क्लियर ही नहीं होती, आप बुक को पढ़ लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, चीजें नहीं क्लियर होती कि होता क्या है। तो सैंपलिंग एरर जो है, दैट इज अ डिफरेंस। पहली चीज क्या है, एरर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस है, वेरिएशन है। ठीक है, तो सैंपल से आपने क्या निकाला, स्टैटिस्टिक निकाला। अब एक्चुअल पॉपुलेशन वैल्यू से आप डिफरेंस देखते हो। जैसे मान लो मैंने स्टैटिस्टिक निकाला एक्स बार वन, अब मैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में तो कितने ही एक्स बार निकाल सकता हूँ, एक्स बार वन निकाल लिया, एक्स बार टू निकाल लिया। अब इनको मैं डिफरेंस देखता हूं कि म्यू, यानी कि पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है मीन का, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो मैंने म्यू का डिफरेंस देखा कि इससे कितना वेरिएंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि पॉपुलेशन का मीन है 50,000, पॉपुलेशन का मीन है 50,000, एंड सैंपल का जो मीन आया, पहले का आया वो लेट से आया 48,500, राइट। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ गया, 1500 आ गया। तो ये बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे, विल बी सेइंग टू बी सैंपलिंग एरर। क्यों कहेंगे सैंपलिंग एरर, बिकॉज सैंपल का सिलेक्शन ऐसे हुआ जिसकी वजह से एरर आया, राइट। तो ये 1500 जो डिफरेंस आया, दैट इज अ सैंपलिंग एरर। अब सैंपलिंग एरर क्यों आता है, अब एक सैंपल का रिजल्ट कुछ और हो सकता है, राइट, दूसरे सैंपल का रिजल्ट कुछ और हो सकता है, एंड दोनों पॉपुलेशन वैल्यू से थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू द सैंपलिंग एरर, उसको सैंपलिंग एरर कहते हैं। इसी तरह से एक टर्म यूज होती है स्टैंडर्ड एरर, एक टर्म यूज होती है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डिवीजन को कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डिवीजन को कहते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सैंपलिंग एरर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सैंपल का डिफरेंस है, किसी सैंपल का डिफरेंस। लेट्स से मैंने किसी सैंपल के बारे में जब डिफरेंस किया तब उसकी बात कर रहा हूं। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है कि आप अलग अलग सैंपल के स्टैटिस्टिक्स कितने ज्यादा वेरी कर रहे हैं उसे मेजर जब करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी स्टैंडर्ड एरर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब किसी पर्टिकुलर सैंपल से रिलेटेड डिफरेंस देख रहे हैं तो सैंपलिंग एरर, और जब अलग अलग सैंपल के स्टैटिस्टिक्स कितना स्प्रेड दे रहे हैं आपको तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट इट्स रिलेटेड टू कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब ये न्यूमेरिकल के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि मेरे पास दो अलग अलग सैंपल्स, मेरे पास दो अलग अलग ग्रुप है या दो दो अलग अलग सैंपल्स हैं, राइट। एंड दोनों का अपना अपना अर्थमेटिक मीन है। लेट्स से इसका अर्थमेटिक मीन है एक्स बार वन एंड इसका अर्थमेटिक मीन है एक्स बार टू, राइट। एंड इनका नंबर भी अलग अलग है। लेट्स से इसका नंबर है एन वन एंड इसका नंबर है एन टू। एंड अगर मुझे इनका इकट्ठा एवरेज निकालना हो, अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि पहला जो मेरे पास ग्रुप है ना, उसमें नंबर है 20, और लेट्स से कि इनका जो एवरेज आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 40,000। वो कितना आ रहा है, 40,000 की सैलरी एवरेज आ रही है। दूसरा नंबर काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज का नंबर है 30 और इनकी एवरेज सैलरी जो है दैट इज 50,000। अब अगर मुझे कंबाइंड मीन निकालना है तो हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग, इट विल बी इक्वल टू n1 इंटू x1 बार। ठीक है, n1 कितना है, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार एंड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दैट विल बी इट। तो यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हो आप। कैसे करेंगे, n1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाय 50, दैट वुड, तो 20 40 कितना आ गया, 8 आपके पास 80 आ गया, एंड 30 50 कितना आ गया, ये आ गया 150 आ गया, राइट। एंड फर्दर डिवाइड बाय 50 हो गया, तो इट इज 230 डिवाइडेड बाय 50। तो उस हिसाब से वी कैन बी कैलकुलेटिंग, ये आ गया 4.6, यानी कि 46, यानी कि 46,000 आ गया कंबाइंड जो मीन आ गया, ग्रुप्ड मीन आ गया। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। बाकी जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड डेफिनेटली इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट ये पीडीएफ फाइल आपको चाहिए बिकॉज काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। टोटल 571 पेजेस है इस पर्टिकुलर फाइल में, पूरी फाइल में। तो अभी के अभी लिखो एबीएम क्रैश कोर्स, क्या लिखना है, यू नीड टू राइट एबीएम क्रैश लिख दो,
और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिंक एंड आपको कंप्लीट जो ये पीडीएफ फाइल है रिलेटेड टू एबीएम, रिलेटेड टू बीएफएम, अब ये आपको मिल जाएगी फॉर बीआरपीएल एंड एबीएफएम। इट विल बी अवेलेबल वेरी सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।